हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। अब हम लोग आज जो है नागरिक शास्त्र पढ़ेंगे, जिसका पाठ 1 है बच्चों, हमारा लोकतंत्र। बच्चों आज हम लोग लोकतंत्र के बारे में जानेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी जो है लोकतंत्र के पाठ को। हर शाम गांव की चौपाल लगती है। हर शाम गांव की चौपाल लगती है। 80 साल की काकी स्वतंत्रता सेनानी रहीं। बच्चों चौपाल तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, जहाँ जो है गांव में जो लोग 4 लोग बैठते हैं उसे चौपाल कहते हैं। और स्वतंत्रता सेनानी बच्चों जिन्होंने अपनी जो है आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया है, उनको हम लोग स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। आजकल अपने गांव की प्रधान है। जो प्रधान से तो आप सब लोग परिचित हैं। प्रधान हर 5 साल में इनका चुनाव होता है। आप भी अपने गाँव का प्रधान बताइए, आपके गाँव के प्रधान कौन हैं। आज भी चौपाल बैठी है, चलो देखें वहाँ क्या हो रहा है। काकी देखो, अब हमारा देश आज़ाद है। हमारे देश में हमारी सरकार है। यदि तुम लोगों को कोई परेशानी या तकलीफ है तो तुम अपनी बात बेहिचक मुझसे कहो, जिससे मैं तुम्हारी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाकर उसका निदान करा सकूं। चलिए बच्चों देखते हैं। ये देखिए बच्चों चित्र यहाँ पर दिया हुआ है। जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और गांव स्तर। जिला स्तर पर बच्चों देखिए यहाँ पर जो है जिला पंचायत अध्यक्ष होता है और उसकी सहायता के लिए जिलाधिकारी होते हैं। इसी प्रकार बच्चों ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं और उनकी सहायता के लिए ब्लॉक स्तर पर बच्चों ब्लॉक प्रमुख और उनकी सहायता के लिए विकास खंड अधिकारी होते हैं, बीडीओ बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं। और बच्चों गांव स्तर पर प्रधान होते हैं और उनकी सहायता के लिए सचिव होते हैं प्रशासनिक स्तर पर, और जो है प्रधान होते हैं चुने हुए प्रत्याशी। तो बच्चों संविधान के 73वें संशोधन के अंतर्गत, तो बच्चों संविधान के 73वें, बच्चों संविधान में कौन सा संशोधन हुआ, 73वां संशोधन, पंचायती राज की स्थापना की गई। इससे लोकतंत्री व्यवस्था बच्चों गांव तक पहुंच गई। ताकि हमारी बात सुनो, क्योंकि हमारा उन पर क्या अधिकार है। वो कहने काकी सरकार हमारी बात क्यों सुनेगी, हमारा उन पर क्या अधिकार है, हरिया ने ऐसा कहा। तो बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। अरे हरिया, यह कोई राजाओं राजाओं का ज़माना या अंग्रेजों की गुलामी का समय नहीं है। अब हमारे देश में बच्चों लोकतंत्र है। लोकतंत्र लोकतंत्र रामवती ने पूछा कि काकी यह लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र बच्चों जैसा कि देखिए लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ बच्चों क्या होता है, लोगों का शासन। लोकतंत्र का मतलब बच्चों क्या हुआ, लोगों का शासन। पर इसका अर्थ यह नहीं कि लोग एक दूसरे पर शासन करें, बल्कि लोकतंत्र का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है बच्चों जिसमें देश के लोगों की परोक्ष या अपरोक्ष रूप से समान भागीदारी हो बच्चों। मतलब ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें देश के सभी लोग बच्चों भाग लें, जो मतलब कि वयस्क हैं, 18 साल से ऊपर हैं। इसमें महिलाएं भी बच्चों आती हैं, पुरुष भी आते हैं, दलित भी आते हैं, और जितने भी लोग हैं वो सब आते हैं, एवं अल्पसंख्यक सहित समाज के सभी अन्य वर्गों की समान भागीदारी होती है। लोकतंत्र का मतलब बच्चों सभी वर्गों की समान भागीदारी। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी वयस्क 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग हैं। अपने मत का प्रयोग करके कुछ प्रतिनिधियों को चुनते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर देश के लिए कानून बनाते हैं। ये कानून अधिकांश चुने हुए लोगों की सहमति से बनते हैं। लोग अपनी मर्जी से कानून नहीं बना सकते बच्चों। इसके लिए बहुमत द्वारा निर्णय करने का अधिकार सबको बराबर मिलता है। लोकतंत्र में व्यक्तिगत निर्णय नहीं अपितु सामूहिक निर्णय महत्व रखता है। लोकतंत्र में कानून का पालन होता है, किसी व्यक्ति विशेष के आदेशों का नहीं। तो कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र कब आया। हरिया ने देखिए पुनः पूछा बच्चों कि देखिए कि कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र कब आया, हमारे देश में लोकतंत्र कब आया। हरिया ने पुनः पूछा। हमारे देश में लोकतंत्र की नींव बच्चों एक दिन में नहीं पड़ी, काकी ने कहा। इसकी नींव अंग्रेजों से लड़ते हुए आज़ादी के समय पड़ी। कारण यह था इस आज़ादी का मुख्य आधार लोगों की सक्रिय भागीदारी थी। बच्चों हमें आज़ादी एक आदमी की वजह से नहीं मिली, हमें आज़ादी मिली है सभी लोगों की भागीदारी की वजह से। सभी लोग जब एक साथ खड़े हो गए तब हमें आज़ादी मिली। पुराने समय में राजा राज्य करते थे बच्चों।
वे अपने कुछ खास लोगों की मदद से कानून बनाते थे और राजा के बाद उसका बेटा उस राजा बनकर ऐसा ही करता था। तो कानून बनाने या लागू करने में लोगों को कोई भागीदारी नहीं रहती थी, पर लोगों को उस कानून का पालन करना पड़ता था। अतः हमारे नेताओं ने यह तय किया कि देश का शासन देश के लोगों के हाथों में होगा, तभी हमें लोकतंत्र स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि यही व्यवस्था है जिसमें सर्वसाधारण को अधिकतम भागीदारी का अवसर मिलता है। बच्चों लिखो, राजा के शासन और लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। तो बच्चों देखो, राजा का शासन क्या था। राजा का शासन बच्चों ये था कि जिसमें राजा शासन करते थे और इसके बाद उनके लड़का, फिर उसके बाद उनके लड़के, फिर उनके पुत्र, फिर उनके पुत्र। इस प्रकार जो है राजा का शासन में राजा नहीं बदलता था, राजा पारिवारिक परिवार का ही व्यक्ति बनता था। बच्चों आज लोकतांत्रिक शासन में क्या अंतर है। लोकतांत्रिक शासन में बच्चों ये अंतर है कि लोकतांत्रिक में राजा का लड़का राजा नहीं बनेगा। इसमें क्या है कि जो योग्य है वही बनेगा बच्चों, और सभी चुन करके जनता उसमें चुनती है, फिर वही बनता है शासन। तो बच्चों आप लोग आज ध्यान से देखिए, तो क्या आज ऐसा नहीं हो रहा है क्या। आज भी जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं वो आज भी ऐसा कर रही हैं कि आज उनका पिता था, फिर उसके बाद उनका लड़का बन गया प्रधानमंत्री, फिर उनकी लड़की बन गई प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद उनका नाती बन गया प्रधानमंत्री। तो बच्चों ये देखा जाए तो एक प्रकार से लोकतंत्र का राजनीतिक तंत्रकरण हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में परिवारवाद का तो कुछ काम ही नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों, इसको ये क्या है, ये लोकतंत्र की बच्चों एक बुराई है। लोकतंत्र की एक बुराई है कि कुछ लोग मतलब कि अपना जो है उसमें परिवारवाद भी ले आते हैं। चलिए बच्चों, इसको आगे देखते हैं। आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। बच्चों क्या लिखा गया, देश का संविधान लिखा गया। तो देश का संविधान लिखा गया, आज़ादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए देश का संविधान लिखा गया। संविधान का निर्माण करने वाले लोगों को भी चुना गया था बच्चों, किसी एक व्यक्ति ने संविधान बच्चों नहीं बनाया था। संविधान का निर्माण जिसने किया उन लोगों को भी चुना गया था। संविधान में केंद्रीय और प्रांतीय दोनों प्रकार की सरकारों को बनाने और चलाने के लिए कानून दिए गए। मतलब बच्चों हमारे देश का जो संविधान है किसी एक व्यक्ति का विधान नहीं है बच्चों। इस संविधान में चुने गए लोग, जो कि चुने गए लोगों की एक सभा थी, उस सभा ने इस संविधान का निर्माण किया और सर्वसम्मति से कानून को पास किया। संविधान के कानून सबसे ऊंचे कानून हैं। ये कानून देश के सभी लोगों को समान रूप से मानने पड़ते हैं, और उनको भी जिन्होंने ये कानून बनाए हैं। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में कानून बड़ा है, व्यक्ति बड़ा नहीं है। पर का कि हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, शबनम ने पूछा। तो चलिए बच्चों आगे बेहतर देते हैं। शबनम, हमारे संविधान में भारत को एक लोकतंत्रात्मक देश घोषित किया गया है, और इस संविधान में लोकतंत्र के उन आधार स्तंभों की चर्चा की गई है जो लोकतंत्र के जरूरी है। बच्चों देखिए, कोई भी इमारत खड़ी होती है तो उसके लिए हमें पिलर की आवश्यकता पड़ती नहीं होती। सबसे ज़्यादा जरूरी पिलर कौन से थे बच्चों। कोई भी एक छत कितने पिलरों में टिक सकती है बताइए बच्चों। एक पिलर में छत टिक जाएगी नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, चार खंभे अगर हम लगा देंगे तो हमारी छत टिक जाएगी। इसी प्रकार बच्चों हमारे लोकतंत्र में चार पिलर हैं, वो चार पिलर के ऊपर हमारे लोकतंत्र की छत रखी है। चलिए बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से वो स्तंभ हैं, ताकि ये आधार स्तंभ क्या हैं, कृपया इसके बारे में बताइए। राजन ने पूछा। ठीक है, सभी ध्यान से सुनो। लोकतंत्र का पहला आवश्यक आधार स्तंभ है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। जैसे बच्चों चुनाव है, चुनाव कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र होने चाहिए और बिना भय के होने चाहिए। ये नहीं कि सब लोग को भय करा करके वोट डला दिया जाए, ये वोट कैप्चरिंग कर दी जाए। तो इसलिए बच्चों हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान के तहत भारत में एक लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की गई है। इसकी बच्चों लोकतंत्रात्मक सरकार की स्थापना संविधान के तहत ऐसी सरकार बच्चों लोगों के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, जिसका निर्वाचन लोगों द्वारा किया जाता है। इस कार्य के संचालन के लिए भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग की व्यवस्था की है बच्चों। मालूम है भारत जैसे बड़े और विकासशील देश में एक संसदीय चुनाव कराने में बच्चों 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक धनराशि खर्च होती है। इसका मतलब है बच्चों कि हमारे देश के लोगों का धन, बहुत सारा धन सिर्फ चुनाव में खर्च हो जाता है। बहुत सारा धन
सिर्फ चुनाव में खर्च हो जाता है। स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए खतरा, रिश्वतखोरी, डराना धमकाना और पररूप धारण। चुनाव आयोग यह सूचित करता है बच्चों, चुनाव आयोग यह सूचित करता है कि देश में होने वाले चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों। इसके लिए चुनाव आयोग चुनाव में होने वाले व्यय की सीमा तय करता है, जिसका राजनीतिक दलों प्रत्याशियों द्वारा पालन किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में चुनाव पुलिस एवं चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाएं। किसी भी प्रकार के चुनाव विवादों में चुनाव आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की भूमिका सर्वोपरि होती है। बच्चों लिखिए, ऐसे कौन से कारण हैं जिससे चुनाव की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को खतरा हो सकता है। बच्चों बताइए कौन कौन से कारण हैं जिससे कि चुनाव की निष्पक्षता स्वतंत्रता को खतरा हो सकता है। बच्चों उसके कारण क्या है, बाहुबली, माफिया, गुंडा, कट्टा सरकार, जो गुंडा राज, तो ये सब जो है इस तरह के लोग बच्चों बूथ कैप्चरिंग करते हैं, गलत तरीके से वोट डलाते हैं। पहले बच्चों क्या होता था, बोर्ड बच्चों पढ़ता था किसी से, बच्चों पहले बोर्ड पढ़ता था उस कागज के उसमें ठप्पा मार के, जैसे प्रधानी वाले होता था, तो उसमें क्या होता था बच्चों, जैसे मान लीजिए कि बोर्ड कराने कोई टीम आई तो उस टीम को खिला पिला करके खरीद लिया गया और सारे जो है उनको वो कर दिया गया या डिब्बे में बच्चों बदल दिए गए। तो पहले बूथ कैप्चरिंग बहुत तगड़ी तरीके से होती थी, लेकिन उसके बाद फिर हमारे देश में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव बच्चों होने लगे, जिसमें कि जो है बूथ कैप्चरिंग की संभावना काफ़ी हद तक कम हो गई है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा बच्चों, यह एक डिब्बे नुमा मशीन बच्चों होती है, जिसमें एक तरफ राजनीतिक दलों के नाम और चिन्ह छपे होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल के नाम एवं चिन्ह के सामने एक नीले रंग का बटन होता है बच्चों, जिसको दबाने से हम अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दल को अपना मत दे सकते हैं। बटन सिर्फ एक बार ही दबाया जा सकता है बच्चों, अतः इस प्रकार सिर्फ एक ही दल के पक्ष में एक ही व्यक्ति द्वारा एक ही मत दिया जा सकता है। मतदान करते हुए नागरिक, देखिए बच्चों दिख रहा है ना आपको, जैसे यहाँ पर मतदान करते हुए नागरिक। हमारे यहाँ कई तरह के चुनाव होते हैं, आप किन चुनाव के बारे में जानते हैं लिखिए। बच्चों आप लोगों ने अभी तक कितने चुनाव देखे हैं बताइए, कौन बताएगा, और कितने चुनाव को आपने जो है उसको समझा है। तो बच्चों मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है प्रधानी के चुनाव से भली भांति वाकिफ होंगे और उस चुनाव को समझते भी होंगे। काकी राम रतन ने पूछा, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या करते हैं। बच्चों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि काकी राम रतन ने पूछा कि काकी लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वो क्या कार्य करते हैं। जैसे बच्चों हमारे देश में विभिन्न प्रकार के दल हैं, क्षेत्रीय दल भी हैं बच्चों और राष्ट्रीय दल भी हैं। जैसे हमारे देश में देखिए बच्चों 2 राष्ट्रीय दल हैं, पहला है बच्चों भारतीय जनता पार्टी और दूसरा है बच्चों कांग्रेस। और बच्चों जो है इसके बाद समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, और इस प्रकार तमाम दल हैं। अरे राम रतन, किसी भी विशाल समाज के लोग व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु दूसरों से मिलकर यह संभव हो सकता है। यही काम राजनीतिक दल करते हैं बच्चों। राजनीतिक दल राजनीतिक पद एवं प्रभाव पाने के उद्देश्य से समान विचार रखने वालों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके अलावा चुनाव के समय ये राजनीतिक दल अपने अपने विचार, कार्यक्रमों और नीतियों को लोगों के समक्ष रखते हैं। तो बच्चों राजनीतिक दलों का क्या काम है। बच्चों राजनीतिक दल जो है, जैसे मान लीजिए कोई समान विचारधारा के लोग हैं, एक समूह बना लेते हैं और समूह मिलकर के फिर चुनाव लड़ता है बच्चों। वो अपने विचार रखते हैं, अपना जो है देश की तरक्की कैसे करेंगे उस तरक्की के बारे में बात करते हैं, एक प्लान रखते हैं कि हम जनता को क्या करेंगे, फिर लोग उसको समझते हैं और फिर उनको लोग वोट देते हैं। लेकिन बच्चों इसमें एक बहुत बुरी चीज़ है यहाँ पर जो है कि लोग, आज का जो हमारा लोकतंत्र है बच्चों, उस लोकतंत्र में हमारे एक बहुत बड़ी बुराई आ गई है। पहली बुराई बच्चों क्या आ गई है, पहली बुराई बच्चों तो ये आ गई है कि हम लोग जो है जब पार्टी क्या करेगी उस पर ध्यान देते हैं बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि हम बच्चों हमारे देश के राजनीति के चुनाव में, लोकतंत्र में पहला तो बच्चों क्षेत्रवाद आ गया है, बहुत बुरी चीज़ है ये, क्योंकि हमारा पूरा भारत देश है कि यहाँ पर क्षेत्रवाद की जगह नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या है बच्चों, जातिवाद आ गया है बच्चों। लोग वोट देने से पहले ये देखते हैं कि हमारा जाति का प्रत्याशी है कि नहीं है, हमारी जात की पार्टी है कि नहीं है। तो ये लोकतंत्र के लिए जो खतरा है। क्यों, क्योंकि इससे लोकतंत्र का भला नहीं होने वाला। क्योंकि अब हम लोग सिर्फ जात देखेंगे, लेकिन ये प्रत्याशी की योग्यता और प्रत्याशी के कार्य या पार्टी के कार्यों को नहीं ध्यान देंगे बच्चों, तो हम कैसे लोकतंत्र के सही मायने में अच्छा लोकतंत्र ला पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये निश्चित नहीं है बच्चों कि वो जात का व्यक्ति अगर जीत जाए तो वो अच्छा ही हो या वो भला ही करे। हमें क्या देखना है, वोट देते समय बच्चों हमको ये देखना है कि वह व्यक्ति कितना योग्य है, कितना समाज सेवक है,
कितना हितैषी है और गुंडा माफिया तो नहीं है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो भी हमारा सच्चे अर्थों में लोकतंत्र माना जाएगा। चलिए बच्चों, इसको आगे पढ़ते हैं पाठ को। जिससे लोगों को सही प्रतिनिधियों को चुनने में मदद मिलती है। जिस दल के सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वही दल सरकार बनाता है। बाकी राजनीतिक दल विपक्षी दल के रूप में कार्य करते हैं। ये विपक्षी दल सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। इसका मतलब है बच्चों, हमारे देश में विपक्ष का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। विपक्ष का कार्य क्या है बच्चों? सरकार की समय समय पर आलोचना करना, सरकार के कार्यों का आईना सरकार को दिखाते रहना कि आप ये सही कार्य कर रहे हैं, कि आप ये गलत कार्य कर रहे हैं। यही एक अच्छा विपक्ष माना जाता है बच्चों। न कि यह विपक्ष नहीं कि हर कार्य में अड़ंगा डाले, चाहे वो कार्य अच्छा हो तब भी अड़ंगा डाले, बुरे में तो डालना चाहिए। तो विपक्ष का कार्य क्या है बच्चों? विपक्ष का कार्य ये है कि सरकार जहाँ गलत करे, जहाँ समाज का अहित हो, जहाँ लोगों का नुकसान हो, वहाँ विपक्ष को विरोध करना चाहिए। लेकिन बच्चों, अगर जहाँ देश हित की बात है, जहाँ लोगों के हित की बात है, जहाँ सबके हित की बात है, वहाँ विपक्ष को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। यही लोकतंत्र की सच्ची निशानी है। चुनाव अधिकारी के प्रयोग के लिए, मतदाता के प्रयोग के लिए। बच्चों देखिए, यहाँ पर चुनाव अधिकारी के प्रयोग मतदाता के प्रयोग के लिए किया। पर यदि किसी दल का बहुमत ना हो तो ऐसे में समान विचारों वाले दल आपसी विचार विमर्श से एक अपना नेता चुनते हैं और सरकार बनाते हैं। ऐसी सरकार मेरी सरकार कहलाती है। ऐसा भी होता है कि जिस दल को मतदाताओं के सबसे कम मत मिलते हैं वह भी अन्य दलों से एक समझौते के तहत अपनी सरकार बना लेते हैं। सोच कर लिखिए, यदि मिली जुली सरकार में दलों के नेताओं के आपसी विचार न मिले तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा और चुनाव जल्दी कराने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी चुनाव कराने के क्या परिणाम हो सकते हैं? जो हमारे देश की लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई बच्चों ये भी है कि चुनाव कराने से, चुनाव की जो प्रक्रिया है बहुत खर्चीली है। चुनाव जो है बहुत खर्चीले हैं। तो जैसा कि भी आपने ऊपर देखा कि 10,000 करोड़ एक अनुमान है कि एक चुनाव कराने में इतना खर्चा हो जाता है बच्चों। इससे ज़्यादा भी लोग और इतना से ज़्यादा पैसा प्रत्याशी भी खर्च करते। तो आप देखते हैं चुनाव लड़ना आज सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है। चुनाव जो है शरीफ आदमी तो लड़ते ही नहीं, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। कौन चुनाव लड़ता है हमारे देश में? हमारे देश में चुनाव ज़्यादातर माफिया, गुंडा और पैसे वाले यही लोग लड़ते हैं बच्चों, क्योंकि उनके पास पैसा होता है। नाम सुना साधारण आदमी तो आप कितने लोग लड़ते हैं चुनाव? तो ये एक सबसे बड़ी लोकतंत्र की बुराई है। दूसरा क्या है बच्चों लोकतंत्र का? दूसरा ये है कि चुनाव बहुत खर्चीले हैं। अच्छा काकी बताइए, इन दलों की भी चौपाल जरूर लगती होगी? राम रतन ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ भाई, काकी ने हंसते हुए कहा। काकी ने हंसते हुए बोली, इन सारे दलों के चुने हुए प्रतिनिधि नई दिल्ली स्थित संसद भवन में बैठते हैं। भारतीय लोकतंत्र में संसद लोगों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। यह प्रतिनिधि लोगों के विचारों से सरकार को संसद के माध्यम से अवगत कराते हैं। सरकार अपने कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी सरकार संसद के माध्यम से ही देश का शासन चलाती है। मतलब बच्चों, हमारे देश की राजनीतिक चौपाल कहाँ लगती है? संसद भवन में। तो कहा कि हमारे गांव के तालाब की सफाई करवाने के लिए क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? तो कहा कि हमारे गांव के तालाब की सफाई कराने के लिए क्या हमें नई दिल्ली जाना पड़ेगा? अरे नहीं सोहन, इसके लिए तुम मुझसे या स्थानीय विकास अधिकारी से कह सकते हो। लोकतंत्र में स्थानीय शासन बहुत आवश्यक है। इससे सार्वजनिक निर्णय की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर बढ़ जाते हैं, लोगों की सीधी भागीदारी होती है। लिखो, यदि गांव में जल भराव की समस्याएं हैं तो तुम किसके पास अपनी समस्या लेकर जाओगे? बच्चों, किसके समस्या अपनी शिकायत करोगे? स्वाभाविक से है कि आप लोग अपने प्रधान से शिकायत करेंगे। अच्छा, तभी तो कहा कि जब से तुम प्रधान बनी हो गांव की काया पलट ही हो गई है। हाँ भाई, सही कहा तुमने, सभी एक स्वर में बोले। पर काकी, अगर सरकार तुम्हारे कार्यों में हस्तक्षेप करे तो? रहीम ने पूछा। भारतीय लोकतंत्र में प्रत्येक भारतीय नागरिक को कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं, जैसे नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार। यही बच्चों मौलिक अधिकार लोकतंत्र का दूसरा स्तंभ है। बच्चों, पहला स्तंभ कौन था? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो बच्चों, दूसरा स्तंभ कौन है हमारे लोकतंत्र का? मौलिक अधिकार। राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार विशेषता ऐसे अधिकार हैं जिनके अनुसार राज्य व्यक्तियों तथा समूहों
के कार्यों में हस्तक्षेप न करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझसे बचाने के लिए मेरे पीछे से निकलने की मुझसे बचने के लिए मेरे पीछे से निकलने की कोशिश मत करो। बच्चों, ये कानून है बच्चों हमारा, मतलब कानून को हम तोड़ करके नहीं निकल सकते, कानून का पालन हमें करना ही पड़ेगा। वैधता से बच निकलने के प्रयास को अलोकतांत्रिक करार दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है बच्चों, जो गलत तरीका अपनाते हैं वो अलोकतांत्रिक तो है ही है। तो काकी बताओ, क्या तुम्हारी तरह मैं भी चुनाव लड़ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं लड़ सकती हो, ये तो सभी का अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। पर काकी, यदि कोई हमें चुनाव लड़ने से रोकेगा क्यों? यह तो तुम्हारा मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान ने नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा का भार सर्वोच्च न्यायपालिका पर सौंपा है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से स्वतंत्र रखा गया है, जिससे वह निष्पक्ष एवं निर्भयतापूर्ण निर्णय न्याय दे सके। इसीलिए सर्वोच्च न्यायपालिका को केंद्र तथा राज्यों दोनों में से किसी के भी अधीन नहीं रखा गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र का बच्चों तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो न्यायपालिका बच्चों क्या है? हमारे लोकतंत्र का तीसरा महत्वपूर्ण अधिकार है। तो बच्चों, राम रतन ने तभी अचानक पूछा, अच्छा काकी, मीडिया या संचार माध्यम के बारे में अक्सर सुनते हैं, तो ये क्या है? काकी बोली, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कल तुमने टेलीविजन पर देखा होगा, भारत ने क्रिकेट मैच में कितना अच्छा खेला है। मैच जीतने पर गांव वालों ने खुशी में पटाखे भी छुटाए थे। राम रतन ने कहा, हाँ काकी, खेतों पर काम करते समय मैं भी रेडियो से मैच के बारे में सुन रहा था। काकी ने कहा, यही रेडियो, टेलीविज़न, अखबार, पत्र पत्रिकाएं, बैनर, पोस्टर, संचार माध्यम या मीडिया हैं, जिनके माध्यम से हमें सूचनाओं का प्रसार हम करते हैं। बच्चों, एक बात और, सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए जनता का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करती है। ये संचार माध्यम स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये न केवल शासन की नीतियों का प्रचार करते हैं, बल्कि शासन के काम की जांच पड़ताल भी करते हैं, जनता को सूचना उपलब्ध कराते हैं तथा सभी प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन बनते हैं। बच्चों, वे शासन तक जन भावना पहुंचाने तथा शासन पर सार्वजनिक दबाव का माध्यम भी होते हैं। यही लोकतंत्र का बच्चों चौथा आधार स्तंभ है। कौन है बच्चों? चौथा आधार स्तंभ। तो बच्चों, पहला आधार स्तंभ कौन था? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। दूसरा आधार स्तंभ कौन था बच्चों? मौलिक अधिकार। बच्चों, कौन था? मौलिक अधिकार। तीसरा कौन था बच्चों? तीसरा बच्चों था न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय। चौथा आधार स्तंभ कौन है बच्चों? जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मीडिया या जो है पेपर, न्यूज, समाचार पत्र, ये सब जो है हमारे सूचना चौथा आधार स्तंभ है बच्चों। तो भारतीय संविधान में नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार है, दिया गया है, परंतु वह न्यायालय और संसद की अवमानना या मानहानि नहीं कर सकता। बच्चों, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार तो है, लेकिन वह ऐसा नहीं कि वो किसी को भी गरियाए, ठीक है, न्यायालय की अवमानना के संसद को गरियाए। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुनती तो जनता उसका विरोध सभाओं, प्रदर्शनों, जुलूसों, आंदोलनों द्वारा कर सकती है, किंतु ये आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण होने चाहिए। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करने तथा सार्वजनिक संपत्तियां तथा बसों, रेलगाड़ियों तोड़ फोड़ कर, आग लगाकर ऐतिहासिक इमारतों को क्षति पहुंचाते तथा महापुरुषों की मूर्तियों पर पोस्टर चिपकाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए बच्चों सजा का भी प्रावधान है।
अच्छा बच्चों, आप बताइए क्या यह उचित है? अपने विचार लिखिए। बिल्कुल बच्चों उचित नहीं है। कुछ वर्ष बच्चों पहले की बात है, कुछ वर्ष पहले की बात है। जमालपुर गांव में गुरहु काका को कई महीनों की पेंशन नहीं मिली। उन्होंने शहर जाकर अखबारों में एक खबर छपवाई। खबर पढ़कर पेंशन विभाग में खलबली मच गई। जांच करने पर विभाग के लोगों को गलती मालूम हुई। नतीजा यह हुआ, काका को विभाग से पत्र मिला, वे अपनी बकाया पेंशन विभाग में आकर तत्काल प्राप्त कर ली। देखो कैसे प्रशासन तंत्र में देखो कैसे प्रशासन तंत्र में जवाबदेही लाएं। यदि शासन जनमत की इच्छा की लगातार अवहेलना करता है तो अगले चुनाव में उन लोगों को जनता द्वारा नहीं चुनेगी, उन लोगों को जनता दोबारा नहीं चुनेगी, किन्हीं और लोगों को वोट देकर विजयी बनाएगी। बच्चों, यही जनप्रतिनिधियों में जवाबदेही लाने का तरीका है। अच्छा काकी, अब समझे, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। ठीक है बच्चों, लोकतंत्र क्या है बच्चों? लोकतंत्र का मतलब है लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। ये बच्चों लोकतंत्र की बहुत ही प्रसिद्ध डेफिनेशन है, परिभाषा है। तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने, पर मात्र लोकतंत्रीय ढांचा बना लेने से सही अर्थों में लोकतंत्र सुनिश्चित नहीं होता है। इसके लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति जागरूक हो, वह स्वयं निर्णय लेने की क्षमता रखता हो, और यह तभी संभव है बच्चों जब वह शिक्षित और जागरूक हो। शिक्षित व्यक्ति को न केवल अपने देश की समस्याओं की सही जानकारी होती है, बल्कि उनको सुलझाने में वह अपना योगदान भी दे सकता है। शिक्षित व्यक्ति किसी के बहकावे में आकर उसे वोट नहीं देगा, वह अपने विवेक से उचित अनुचित का निर्णय नहीं करेगा। इसलिए लोकतंत्र को सफल बनाने में शिक्षा का महत्व सबसे अधिक है बच्चों, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। ये नहीं कि बच्चों किसी ने पैसा दे दिया, किसी ने दारू पिला दिया, किसी ने मुर्गा खिला दिया और हमने अपना वोट उसको बेच दिया। ये शिक्षित व्यक्ति नहीं करेगा। ये कौन करेगा? जो कम पढ़ा लिखा है। तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को, तुम बेवकूफ़ बना सकते हो सभी लोगों को कुछ समय के लिए, कुछ लोगों को हमेशा के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए नहीं। बच्चों, ये अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उन्होंने ऐसा कहा। सर्वधर्म समभाव, लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा के अतिरिक्त नागरिकों में पारस्परिक धार्मिक सद्भाव का भी होना जरूरी है बच्चों। एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उनमें पंथ निरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यह है कि सभी व्यक्तियों को अपने विश्वास के अनुसार अपना धर्म पालन व प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता होगी। धर्म के आधार पर राज नागरिकों में कोई भेद नहीं करेगा। राज किसी भी धर्म को विशेष प्रोत्साहन नहीं देगा। श्रीमान, यह योजना कब से चली आ रही है पर कभी लागू नहीं की गई। यह योजना प्रत्येक चुनाव में चुनावी वादे की तरह प्रयोग की जाती है। सामाजिक समरसता एवं आर्थिक समानता। चलिए बच्चों, इसके बारे में जानते हैं कि सामाजिक समरसता और आर्थिक समानता क्या है। इन लोगों को समझ पाना बहुत कठिन है। यहाँ पढ़ना लिखना तो कोई जानता नहीं, फिर भी स्कूल चाहते हैं। लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक समानता होना भी आवश्यक है। सामाजिक समता के अभाव में लोकतंत्र कमजोर हो जाता है। विगत कई शताब्दियों से हमारे समाज में अनेक प्रकार की असमानताएं विद्यमान रही हैं। धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव हमारी सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसके कारण मानव और मानव के बीच दूरी बढ़ती गई, जो राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधा है, बहुत बड़ी बाधा सिद्ध हुई। इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए सभी जातियों को समाज में समान अवसर दिए जाने चाहिए बच्चों। श्रीमान, इस व्यक्ति के विरुद्ध चोरी तथा गैरकानूनी आरोप है, लेकिन हमें इसे अपनी पार्टी में शामिल करने से पहले इसकी और अच्छी से जांच कर लेनी चाहिए। देश में असमान आय वितरण होगा, यानी कुछ लोग अमीर कुछ ज़्यादा गरीब, तभी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर होगी।
लोग असंतुष्ट होकर शांति भी भंग कर सकते हैं। लोकतंत्र का भविष्य और कुछ चुनौतियाँ। बच्चों लोकतंत्र अच्छा है, सब कुछ अभी आपने पढ़ा, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। हम सबको अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए जरूरी है कि हम सही नेताओं का चुनाव करें। यदि उन्हें सही नेताओं का चुनने में कोई ठीक विकल्प नहीं मिलता है या चुने हुए प्रतिनिधि अक्षम हैं तथा उनमें बदलाव लाने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, तब लोकतंत्र एक अनुपयोगी और महंगा ढांचा प्रसिद्ध होगा। अतः हमें याद रखना चाहिए कि एक जवाबदेह लोकतांत्रिक व्यवस्था लाना हमारा महत्वपूर्ण दायित्व है। इस जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। जो आप लोग ज़्यादातर देखते हैं अच्छे लोग चुनाव लड़ने से बचते हैं, क्योंकि वो चुनाव में बहुत खर्चा है, इसलिए चुनाव में लड़ते नहीं। फिर लोग भी उन्हें वोट नहीं देते। कारण क्या है? मैंने जैसा कि पहले बताया कि लोग जाति देख करके वोट देते हैं, और बच्चों लोग देते हैं वोट क्षेत्र वाद देख करके। लोग प्रत्याशी की योग्यता, उसकी समाज सेवा करने की भावना, उसकी कर्मठता, ये सब चीज़ें गुण देख करके वोट नहीं करते, जिससे कि जो है सही मायने में लोकतंत्र से जो हमें मिलना चाहिए वो अच्छे से उसके लाभ नहीं ले पाते हैं। समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता से नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, समाज को दुष्ट व्यक्ति की दुष्टता नहीं बल्कि अच्छे लोगों की निष्क्रियता पतन की ओर ले जाती है। शिव खेरा देखिए कहा है, मतलब कि जब अच्छे लोग बच्चों इस लोकतंत्र में नहीं आएंगे तब तक लोकतंत्र का भला नहीं होगा। बेईमान लोग बच्चों आएंगे, भ्रष्टाचारी लोग आएंगे तो क्या करेंगे बताइए। इसलिए हमारा ये कर्तव्य है कि हम जाति और समाज से ऊंचे उठ करके योग्य प्रत्याशियों का चयन करें, तभी सही मायने में लोकतंत्र का लाभ हम लोग ले पाएंगे। चलिए बच्चों, इसके अभ्यास प्रश्नों पे हम लोग ध्यान देते हैं और अभ्यास प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसके हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न बच्चों, हमारा पहला प्रश्न क्या है बच्चों? लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? तो बच्चों इसको देखिए, हम लोग देखते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है बच्चों। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग जो है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। बच्चों मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जन समूह तथा संचार माध्यमों के द्वारा पहुंचती है तो उसे जन संचार या मास मीडिया कहते हैं। इससे जनता को निम्नलिखित लाभ हैं। इसके द्वारा जनता को केंद्र राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है मीडिया। सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरी का देश की स्थितियों से अवगत कराता है बच्चों ये मीडिया। देश विदेश में होने वाली हर घटना से अवगत कराता है यह मीडिया। संसद प्रश्न बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, संसद, विधानसभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय किन बातों का ध्यान रखोगे? तो बच्चों उसका उत्तर लिख लीजिए। संसद, विधानसभा एवं ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि का चुनाव करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्याशी योग्य एवं अनुभवी हो और समाज सेवा की भावना हो। बच्चों इसमें कैसे बच्चों से भाई हो? देखिए बच्चों, अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी सही मायने में लोकतंत्र के लिए हम कार्य कर रहे हैं या लोकतंत्र के लिए सही प्रत्याशी का हम चयन कर रहे हैं। हमें बच्चों प्रत्याशी चुनते समय उसकी जात का ध्यान न रख करके हमें उसके योग्यता का ध्यान रखना चाहिए बच्चों। उसके अंदर समाज के प्रति समर्पण कितना है, कितना ईमानदार है बच्चों वो, ये नहीं कि बेईमानी भ्रष्टाचार को हम लोग चुन ले। तो इसलिए बच्चों हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं?
तो चलिए बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित बच्चों अधिकार दिए गए हैं। पहला, राजनीतिक अधिकार। तो बच्चों पहला है राजनीतिक। भारत का कोई भी नागरिक संविधान अनुसार चुनाव लड़ सकता है। नागरिक किसी भी राजनीतिक प्रति को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। वे सरकार के अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। तो बच्चों दूसरा, सामाजिक अधिकार। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाने से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। लोकतांत्रिक शासन में सरकार नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। नागरिक जो है सरकार की विरोध कर सकते हैं नीतियों का। आवश्यकता पड़ने पर वे संक्षिप्त रूप से जुलूस निकालकर प्रदर्शन करके सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। बच्चों प्रश्न, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का बच्चों क्या महत्व है? लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है और हमें न्यायपालिका के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। बच्चों अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चुनाव चिन्ह न होने से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। प्रश्न, चुनाव प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनाई जाती है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है, मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता है। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल करने को भी पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाताओं को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र या एपिक कार्ड लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना मत या वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या का प्रयोग किया जाता है, मतपत्रों का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। चलिए बच्चों, सभी वैध नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते हैं। सोचिए ऐसा होता है तो उसका परिणाम क्या होगा? अच्छा उत्तर, काम मिलने के कारण सही प्रतिनिधियों का चुनाव नहीं हो पाता, जिससे लोकतंत्र सही मायने में पूरी तरह से लागू नहीं हो पाता। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु बच्चों 18 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। चलिए बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हुआ। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एवं कमेंट एवं शेयर करें। हो सकता है बच्चों इसमें कुछ त्रुटियां हो तो त्रुटियों के सुधार के लिए आप हमें कमेंट कर सकें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।